हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 3 दिसंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। सबसे पहले हम 3 दिसंबर आज है तो एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक आइडिया पेज पे शशि थरूर जी का आर्टिकल्स भी इसमें आया हुआ है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज कौन सा इम्पॉर्टेंट डे है? तो आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की जो थीम है 2020 की, वो है बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड अ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। और जो इस साल सेलिब्रेट किया जा रहा है IDPD विल बी कमोमरेट थ्रू आउट द वीक। ठीक है, 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये होगा। और ये 13th सेशन है ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स पार्टी टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। अब ये हमारे जो सिलेबस के टॉपिक है पॉलिटी, तो उसके अलावा GS पेपर 1 सोशल एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, हेल्थ वेलफेयर स्कीम्स, इशू रिलेटेड टू डिसेबिलिटीज एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये प्रोक्लेम्ड किया गया था 1992 में बाय द उनगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। जो रेजोल्यूशन था 47/3, तो इसके द्वारा ये पास किया गया था। और CRPD क्या है? कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसको 2006 में अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था अडॉप्ट? 2006 में। सो इट हैज़ फर्दर एडवांस द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2030 एजेंडा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 2030 एजेंडा में भी इसको और एक्सपेंड किया गया अदर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। और इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके राइट्स को प्रमोट करना, उनके वेलबींग के लिए, है ना, सोसाइटी में डेवलपमेंट एंड टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल, इकोनॉमी एंड कल्चरल लाइफ। अभी इसको जो वर्ड है ये डिसेबिलिटी, इसको स्पेशली एबल्ड बोलने पे भी जोर दिया जा रहा है, जो कि अभी नहीं यूज़ हो रहा है वाइडली, है ना। तो स्पेशली एबल्ड पर्सन, तो ये भी होना चाहिए। अब यूनाइटेड नेशंस डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्ट्रैटेजी भी अपनाई गई थी जून 2019 में। और इंडिया भी सेलिब्रेट करता है ना इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज़। अब इंडिया में मतलब भारत सरकार के द्वारा जो स्टेप उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या है? तो अगर हम बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों का आर्टिकल 41 है, तो वो क्या बोलते हैं? स्टेट शेल मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, education and public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement within the limits of its economic capacity and developments। ठीक है, तो अगर सीधे सीधे डायरेक्टली ऐसे कहीं पे है नहीं उल्लेख, लेकिन अगर बोले कौन सा आर्टिकल है जो मतलब स्पेशली एबल्ड पर्सन से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 41 ऑफ आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा एक एक्ट लाया गया था 2016 में, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो इसमें भी ये डिफाइन करता है डिसेबिलिटी को बेस्ड ऑन एन evolving and dynamic concept under the act the types of disabilities have been increased, है ना, 7 से 21 इसको इंक्रीज कर दिया गया है 2016 में। एंड गवर्नमेंट हैज बीन ऑथराइज्ड टू नोटिफाई एनी अदर कैटेगरी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। द एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तीसरी चौथी जो चीज़ है वो है दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, DDRS। एंड देन ADIP स्कीम। ठीक है, इसका जिक्र शशि थरूर के आज के आर्टिकल में भी है। ADIP क्या है? असिस्टेंट, स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन टू परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेज। देन है स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन राइट, है ना, SIPDA एक्ट 1995 का। देन DDRC जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, अदर स्कॉलरशिप स्कीम्स। और स्टेप क्या क्या लिए जाने हैं कि सोसाइटी को इंक्लूसिव होना चाहिए, और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनके प्रति थोड़ा हमको सेंसिटिव भी होना चाहिए, और एक एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। स्कूल जो होते हैं उनमें भी सेंसिटिविटी को इनकलकेट करना चाहिए जो डिसेबिलिटी होती है चिल्ड्रंस के बीच में अर्ली इन देयर लाइफ्स, क्योंकि वहाँ से ही सब कुछ हम सीखते हैं, स्कूल से, है ना। हम बहुत सारी चीज़ों से जैसे रेफ़र कर देते हैं कि अरे किसी ने जैसे अगर स्पेक्ट्स वगैरह पहने हैं तो उसको हम कुछ गलत तरीके से रेफ़र करते हैं, तो वो भी सही नहीं है। सेफ्टी एट रोड एंड वर्क प्लेस शुड बी इन्हांस्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिबिलिटिंग एक्सीडेंट्स। एंड सोशल एटीट्यूड जो है वो चेंज होना चाहिए, और गुड सिनेमा शुड बी इनकरेज्ड ऑन द टॉपिक ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये इसके जो है स्टेप्स
इस तरीके के लिए जाने चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़, एक अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड न्यूज़ है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, इन डिटेल। तो लेट्स सी क्या दूसरी न्यूज़ हमको पढ़नी है। इन यूके एग्जामिन वर्ल्ड फर्स्ट फोल एयर डेथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंक्वेस्ट हुई है लंदन में, और ये बोला गया कि एयर पोल्यूशन मतलब क्या डेथ में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि 2013 में क्या हुआ था, 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ठीक है, शी इज़ अ 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड, शी वॉज एला एडो किसी डेबरा, तो ये इसकी डेथ हो गई थी 2013 में। और ये बोला गया कि एलाज डेथ कुड बिकम पॉसिबली द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी लीगली सर्टिफाइड एज हैविंग बीन कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो पहली ऐसी हो सकती है जो लीगली सर्टिफाइड किया जाए कि एयर पोल्यूशन से डेथ हुई है। तो अभी इस पे बातचीत चल रही है, और इस पे देख रहे हैं कि मतलब इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, पेरेंट्स थे, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी हाई कोर्ट में कि ये जो न्यू एविडेंसेस हैं रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन लेवल उसको लेके, है ना। तो लेकिन पहले ये बोल दिया गया था कि मेडिकल केयर जो प्रोवाइड की गई थी, शी डाइड ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, और सीवियर इनको अस्थमा अटैक आए थे, है ना। तो ये 27 विजिट हॉस्पिटल की थी, और प्रॉब्लम्स आ रही थी ब्रीदिंग में, तो इस वजह से शी डाइड। लेकिन यहाँ पे कुछ और इसके मतलब रीज़न भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज़, द हेयरिंग कुड ऑल्सो डिटरमिन वेदर आर्टिकल 2 ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स इज एंगेज इन टर्म्स ऑफ ऑग्यूबल फेलियर्स बाय द यूके अथॉरिटी, ठीक है। तो ये बोला गया है कि सच दैट इला शुड हैव बीन अफोर्डेड अ राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ में हमारा सब कुछ आता है, क्या आता है, राइट टू लाइफ, राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर ना। और जो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के द्वारा ये बोला गया है कि एम्बियंट एयर पोल्यूशन कॉजेज 4.2 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर। तो पूरा अगर हम ग्लोबली देखें तो हर साल 4.2 मिलियन डेथ्स हो जाती हैं, और 3.8 मिलियन डेथ आर कॉज्ड बाय हाउस होल्ड एक्सपोजर जो होता है डर्टी कुक स्टोव्स का एंड फ्यूल्स का। एंड 91% जो होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेसेस वेयर द एयर क्वालिटी इज़ वर्स दैन इज़ रिकमेंडेड, है ना। तो WHO की गाइडलाइंस जो है उससे भी बहुत पुअर एयर क्वालिटी वहाँ पे है। तो 95% कंट्रीज ऐसी हैं। कंसेंट फॉर कंटेम्प्ट, so what is the law on contempt of courts, and why is the consent of the attorney general required to initiate contempt proceeding? Under what circumstances is AG consent not needed? अभी क्या हुआ था, ये हमारे अटॉर्नी जनरल है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के साइड में के वेणुगोपाल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कंसेंट दिया है किसे, कि इनिशिएट कर सकते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट को अगेंस्ट एक कॉमिक इलिस्ट्रेटर है रचिता तनेजा, ठीक है, उनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने कोशिश की थी जुडिशरी को स्कैंडलाइज करने की थ्रू हर ट्वीट्स एंड इलिस्ट्रेशन। अब आप जिनके लिए मतलब टीवी देखने के लिए आप क्यूरियस रहते हैं, टीवी क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हुआ क्या था, है ना। तो हुआ ये था कि इन्होंने मतलब एक ये सैनिटरी पैनल चलाती है, एक वेब कॉमिक प्लेटफॉर्म है, और ये इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की भी को फाउंडर है रचिता तनेजा, ठीक है। तो अपने ट्वीट्स के लिए जानी जाती है, मतलब थोड़ा इल्यूजनरी वे में, और डिपिक्ट करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें उससे डिपिक्ट होती है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक मतलब यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, और दूसरा एक पर्सन है, तो ये यहाँ पे लिख दिया बीजेपी, और यहाँ पे लिख दिया सुप्रीम कोर्ट, और बीच में एक पर्सन है जिस पे यहाँ पे लिखा है आर माइक्रोफोन में उसके। तो ये क्या हो गया, रिपब्लिक, यानी कि अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी, है ना। तो ये फिर बीच में ये लिखा था कि तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। तो ये इस एक ट्वीट ये था। दूसरा ट्वीट ये था कि सुप्रीम कोर्ट था, मतलब ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट था, तो उसके ऊपर जो फ्लैग था, वो जो फ्लैग था वो डिपिक्ट कर रहा था मतलब भगवा कलर को, है ना। तो ये लिखा सुप्रीम कोर्ट की जगह संघी कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो ट्वीट थे, है ना, ये सब इनके द्वारा किए गए। दूसरा अयोध्या मामले पे कुछ था। तो यहाँ पे इन सारे ट्वीट्स को देखते हुए जो के वेणुगोपाल है, तो उन्होंने कहा कि इससे तो ऐसा शो हो रहा है, ऐसा मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके ट्वीट, कि यहाँ पे अर्नब गोस्वामी को जो बेल दिलवाने में हाथ है बीजेपी का है, और बीजेपी के द्वारा मतलब एक तरह से प्रेशर बनाया गया जुडिशरी पे, और जुडिशरी ने फिर वो मतलब एक तरह से सक्सेसफुल भी हो गई बीजेपी ये करवाने में, है ना। तो ये किया जा रहा है कि वो अब निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर पा रही है हमारी जुडिशरी, तो ये एलिगेशन लगे हैं इन पे। तो अब ये चीज़ बोला गया, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर ब्रिंगिंग अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, जो बोलता है कि
सेक्शन जो 15 है ऑफ द लेजिस्लेशन डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑन हाउ अ केस ऑफ कंटेम्प्ट कोर्ट कैन बी इनिशिएटेड। ठीक है, एक तो हमने बहुत बार डिस्कस कर चुका है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, दूसरा सिविल कंटेम्प्ट होता है ना। क्रिमिनल कंटेम्प्ट इन द केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अब यहाँ पे बात हो रही है अटॉर्नी जनरल का जो कंसेंट है ना, तो वो मतलब क्यों ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट द अटॉर्नी जनरल ऑफ द सॉलिसिटर जनरल, अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड केस है तो या तो अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल जो होगा वो होगा। अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड मैटर है तो एडवोकेट जनरल क्या कर सकता है, एक मोशन ला सकता है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, और अगर अगर ये जो मोशन है ये किसी दूसरे पर्सन के द्वारा लाया जा रहा है तो राइटिंग में कंसेंट देना होगा अटॉर्नी जनरल को और द एडवोकेट जनरल को। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड है इन रिटन फॉर्मेट। तो ये चीज़ बोला गया है, बट वाई डज द अटॉर्नी जनरल हैव टू ग्रांट कंसेंट, तो मतलब इनको क्यों दिया, इतनी बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी गई है ना। तो ये बोला गया, ऑब्जेक्टिव ये है इसके पीछे कि अटॉर्नी जनरल बिफोर कॉग्निजेंस ऑफ अ कॉम्प्लिटेंट इज़ टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट। अब देखो जुडिशियल टाइम जो है वो स्क्वेंडर्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, और उनके पास जो फ्रिवलस मतलब क्या होता है कि जो सिली पिटिशंस भी आ जाती हैं, बहुत बार इतनी सारी पिटिशंस होती हैं कि उससे कोर्ट मतलब अगर डायरेक्टली उनको देखने बैठे तो उनका टाइम बहुत ज़्यादा, जुडिशरी का टाइम ख़राब हो जाता है ना। तो इसलिए जो अटॉर्नी जनरल है उनका कंसेंट क्या है, उसको सेफ गार्ड करना अगेंस्ट फ्रिवलस पिटिशंस, जो सिली पिटिशंस होती हैं या फिर नॉट सो मतलब सीरियस पिटिशन होती है ना, तो उनको क्या करना, पहले ही वो एक्सक्लूड कर देंगे। एज इट इज डीम्ड दैट द एजी एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट विल इंडिपेंडेंटली असर्टेन वेदर द कंप्लेंट इज इंडीड वैलिड, है ना। वैलिड होगी तो उसको आगे कंसेंट देंगे, नहीं होगी तो वहीं पे उसको खत्म कर देंगे। तो इज द एजीज कंसेंट मैंडेटरी फॉर ऑल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस, क्या सभी जितने भी कंटेम्प्ट केसेस होंगे उनके लिए मैंडेटरी है। तो एजी का कंसेंट केवल मैंडेटरी है प्राइवेट सिटीजन्स वे ना प्राइवेट सिटीजन वांट्स टू इनिशिएट अ केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना, अगेंस्ट अ पर्सन। तो इसमें क्या होता है, पहले उनको मतलब साइन ऑफ करनी पड़ेगी कंप्लेंट को, देन डिटर्मिनिंग इफ रिक्वायर्स द अटेंशन ऑफ द कोर्ट एट ऑल। सो अगर मतलब कोर्ट इनिशिएट करता है खुद से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं है कि एजी का कंसेंट मतलब लेना ही होगा। ठीक है, जैसे केस हुआ था प्रशांत भूषण का, तो उसमें सीधा सीधा कोर्ट ने ही इनिशिएट किया था ऐसे, तो उस टाइम पे एजी के कंसेंट की ज़रूरत नहीं थी, है ना। तो ये क्योंकि कोर्ट ये बोलता है कि उनकी ये इनहेरेंट पावर्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो क्या कर सकती हैं, पनिश कर सकती हैं कंटेम्प्ट के लिए अगर कोर्ट की अवमानना की है किसी ने। और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, है ना, बिकॉज द एजी डिक्लाइन टू ग्रांट कंसेंट। तो ये चीज़ बोला गया है, अगर एजी ने डिक्लाइन भी कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जिनकी इनहेरेंट पावर है, द वन कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस द मैटर इज प्योरली बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेम्नर, है ना, तो उन दोनों के बीच में ही हो जाता है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट द प्रोसीजर फॉलोड इज रिक्वायर्ड टू बी जस्ट एंड फेयर। तो वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए जो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। अब ये है कि व्हाट हैपन्स इफ द एजी डिनाइज कंसेंट, तो अगर एजी कंसेंट डिनाई कर देता है, ठीक है, तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब जैसे अगस्त में क्या हुआ था, जो एजी वेणुगोपाल है, तो इन्होंने रिफ्यूज़ किया था जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट था अगेंस्ट स्वरा भास्कर, है ना। स्वरा भास्कर ने भी डेरोगेटरी कमेंट्स किए थे सुप्रीम कोर्ट को लेके, तो उन्होंने लेकिन वो डिक्लाइन कर दिया। और उसके बाद दूसरा भी शैफाली विद्या का एक केस था, उन्होंने भी ट्वीट किए थे, तो वो भी उन्होंने डिनाइड कर दिया। एंड लेकिन जो कंप्लेनेंट है कैन हाउएवर सेपरेटली ब्रिंग द इशू टू नोटिस ऑफ द कोर्ट एंड अर्ज द कोर्ट, है ना, टेक सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब ये होता है कि वो कोर्ट को ये नोटिस दे सकते हैं कि आप खुद से करो, अपने आप इसको देखो इस केस को। और अगर जो कोर्ट है वो मतलब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है, जैसे उन्होंने प्रशांत भूषण के केस में लिया था, तो फिर क्या होगा, जो जितने भी ये सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इनका कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इनिशिएट कंटेम्प्ट केसेस ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो अगर कौन सा आर्टिकल ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो अपने आप खुद से मतलब इनिशिएट कर सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो प्रोसीडिंग है, तो आर्टिकल 129, इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ब्रॉट बिफोर इट बाय द एजी और विद द कंसेंट ऑफ द एजी। तो सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड and shall have all the parts of such a court including the power to punish for contempt of itself। तो क्या आर्टिकल 129 ये ऐसा बोलता है। और अगर क्या होता है जब एजी ने ग्रांट कर दिया कंसेंट, अभी जैसे रचिता तनेजा के जो वो है कंसेंट, ठीक है, वो मतलब दे दिया है उसको कि आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चालू कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा कि अब जैसे राइटिंग में उन्होंने दे दिया,
तो जो नोटिस होगा अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, वो पर्सनली उनको जाएगा अगेंस्ट whom the proceedings are sought to be initiated by the court। तो अगर कोर्ट डिसाइड करता है ये नोटिस, तो उसके बाद अगर वो उसको होल्ड करके रखता है तो उसके पीछे भी उनको रीज़न देने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर कोई पर्सन है तो उसने ये बोला है कि मतलब वो एफिडेविट फाइल करना चाहता है उसके डिफेंस में, सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस, तो उसको नेचर और सर्कमटेंसेस जो है उसने क्यों वो रिमार्क किया है वो वेल डिफाइंड करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और फिर उस एक्ट को सुना जाएगा 2 जजेस की बेंच के द्वारा, ठीक है। द कोर्ट देन टेक्स इनटू अकाउंट एनी एविडेंसेस अवेलेबल, तो उसके बाद वो एफिडेविट को चेक करेंगे, सारे एविडेंसेस हैं उसको चेक किया जाएगा, उसके बाद वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स जो है वो पास करेंगे, ठीक है। एलियट पेज ऑस्कर नॉमिनेटेड जूनो स्टार सेज ही इज ट्रांसजेंडर। तो ये एलियट पेज इज़ अ 33-year old कैनेडियन एक्टर एंड प्रोड्यूसर्स। तो ये इन्होंने अभी बोला है कि ये ट्रांसजेंडर हैं, है ना, और इन्होंने ये अनाउंस किया है। एंड रोल्स इन द मूवीज एक्स-मैन, द लास्ट स्टैंड, एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट एंड इंसेप्शन, एज वेल एज द रिसेंट नेटफ्लिक्स सीरीज अम्ब्रेला एकेडमी। सो पेज डिब्यूटेड एज अ डायरेक्टर लास्ट ईयर विद द डॉक्यूमेंट्री देयर इज समथिंग इन द वाटर। तो ये इन्होंने अपना रिमार्क अभी दिया है, फॉर्मली बोला है, मतलब 2018 में इन्होंने मैरिड शादी भी कर ली थी, और ही इज़ कंसिडर, मतलब उन्होंने बोला है कि ही और दे बोला जाए उनको ना। सो यूएन इथियोपिया साइन डील फॉर एड एक्सेस टू टिग्रे। सो टिग्रे रीजन जो नॉर्थ मोस्ट रीजन है ऑफ इथियोपिया, इथियोपिया के कैपिटल क्या है, अदिस अबाबा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है, जो एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है वो यहाँ पे देखने को मिली थी बिटवीन इथियोपियन गवर्नमेंट एंड टिग्रे गवर्नमेंट, है ना, जो वहाँ की स्टेट क्या वो है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो फेडरल गवर्नमेंट के बीच में। तो अभी यूएन ने ये बोला है कि इथियोपियन गवर्नमेंट हैव साइंड अ डील टू अलाउ अनइम्पेंडेड ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस। अभी उन्होंने खुद मतलब क्या कर लिया, विक्ट्री अनाउंस कर ली ओवर द वीकेंड। दिस विल अलाउ द फर्स्ट फूड मेडिसिन एंड अदर एड इन टू द रीजन ऑफ 6 million पीपल दैट हैज़ सीन राइजिंग हंगर, है ना। तो फाइटिंग जो हो रही थी उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को मतलब एड वगैरह नहीं मिली है, तो यही चीज़ करने के लिए इन्होंने यूएन ने अनाउंसमेंट किया है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, उन्होंने बिल का अपोज किया है, दैट वुड बूस्ट इनरिचमेंट। अभी बिल क्या था, बिल मतलब ये था कि जो भी यूएन के जो इंस्पेक्शन चल रहे हैं ईरानियन फैसिलिटीज़ में, जो ईरानियन की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं जैसे नेट्स ये यहाँ सारे, तो वो क्या करें, वहाँ पे मतलब वो बंद होनी चाहिए, और रिक्वायर द गवर्नमेंट टू रिज्यूम इनरिचिंग यूरेनियम टू 20% इफ़ यूरोपियन नेशंस फेल टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम क्रिपलिंग यूएस सैंक्शंस ऑन द कंट्रीज ऑयल एंड बैंकिंग सेक्टर्स, है ना। तो ये चीज़ बोला था, लेकिन अभी इन्होंने कैबिनेट मीटिंग में रूहानी ने ये बोला है कि ही डज़ नॉट एग्री विद दैट एंड कंसीडर इट हार्मफुल फॉर द ट्रेंड ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़, कि ये डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए हार्मफुल होगा, इस वजह से हम जो है ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं इस बिल को, है ना। तो ये इन्होंने कर दिया। इजरायली लॉ मेकर्स टेक स्टेप टुवर्ड्स अनदर नेशनल इलेक्शंस। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चाइनीज़ प्रोब ड्रिल्स मून सरफेस। तो चांगी, है ना, चांग-ई 5 है, प्रोब हैज़ कलेक्टेड मून सैंपल्स आफ्टर लैंडिंग। ट्यूसडे को लैंडिंग की थी, वेंसडे को सैंपल कलेक्ट कर लिए। तो ये क्या था, कहाँ पे गया ये, अनमैन्ड प्रोब लैंडेड इन द एरिया कॉल्ड ओशियनस प्रोसिलेरियम, ऑल्सो नोन एज द ओशियन ऑफ स्टोम्स, ठीक है। ये मून के नियर साइड में है, एंड स्टार्टेड टू रोलिंग आउट इट्स सोलर पैनल विंग्स एंड अनलॉकिंग सम ऑफ द पेलोड्स ऑन बोर्ड टू प्रिपेयर फॉर सैंपल कलेक्शंस। और लैंडर जो था फर्स्ट ड्रिल किया इसने 2 मीटर डीप होल में सॉइल को डिग किया, एंड नेक्स्ट इट विल यूज़ इट्स रोबोटिक आर्म्स, है ना। तो जो काफ़ी और सैंपल्स लाएंगे लूनर सरफेस से जांचने के लिए, मतलब देखने के लिए कि किस तरीके से मून का ओरिजिन हुआ, कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो वो सब देखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आर्टिकल आइडिया पेज से रिलेटेड जो है, अ फेलियर टू इनेबल, ठीक है। तो ये शशि थरूर जी का आर्टिकल आज 3 जो है दिसंबर को इसीलिए आया है क्योंकि एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेट किया जाता है। 1992 को यूनाइटेड नेशन में इस्टेब्लिश ये हुआ था, और ये क्या प्रमोट करता है, राइट्स एंड वेलबींग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन ऑल स्पेयर्स ऑफ सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, है ना। और अवेयरनेस इंक्रीज करना जो डिसेबिलिटी पर्सन है उनकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ को लेके। तो अभी एक इंसिडेंट इन्होंने यहाँ पे ये बताया है, जो श्रीला फ्लैदर है, ये क्या है, ब्रिटिश एमपी है ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया था अभी कुछ ही साल पहले, ठीक है। तो उनके जो व्हील चेयर रिडन हस्बैंड थे वो भी मतलब वहाँ पे आए थे इंग्लैंड से उनको एकम्पनी करने ऑन दिस स्पेशल ओकेजन, है ना। लेकिन
ही वॉज अनेबल टू गो अप ऑन द स्टेज विद हर, वो उनके साथ स्टेज में नहीं जा पाए बिकॉज देर वॉज नो रैम्प। तो उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजर ने उनको ऑफर भी किया टू लिफ्ट हिम अप टू द स्टेज, बट ही राइटली रिफ्यूज्ड, है ना। तो ये बोला है कि वहाँ पे इवन एज शशि थरूर ऑल्सो बर्न विद शेम दैट वी दे कुड नॉट मैनेज दिस बेसिक प्रोविजन इवन एट सच अ हाई लेवल ओकेजन। एटलीस्ट मतलब इतने हाई लेवल का ओकेजन हो रहा है, प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जा रहा है, किसी का हस्बैंड उसको मिलने के लिए आया है, उसको साथ आया है, तो एटलीस्ट वो मतलब स्टेज पे भी नहीं जा सकते साथ में, है ना, क्योंकि जो स्टेज है वो इस तरीका का बनाया ही नहीं है, मतलब फ्रेंडली हो जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए। उनको वहाँ पे भी मतलब फील करना पड़ रहा है कि उनको किसी की हेल्प चाहिए, उनको जो ऑर्गेनाइज़र है उन्होंने ऑफ़र किया, लेकिन ऐसा पिटी वो फील नहीं करना चाहते हैं ना। तो ये एक तरह से शेम है। और वहाँ पे यहाँ पे हर जगह इंडिया में ऐसा देखने को मिलता है। अबाउट 1 बिलियन पीपल इंटरनेशनल लिव विद अ डिसेबिलिटी, 80% जो है रेजिडेंट हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के। और 2007 में यूएन ने पास किया था कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, है ना। तो ये लैंडमार्क स्टेप था जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको ट्रीट करने का एज अ फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, है ना, कि एक मतलब उनको एक पिटी और चैरिटी का ऑब्जेक्ट ना बना के उनको एक क्या बनाना, एक फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, है ना। तो ये चीज़ बोला गया है। लेकिन इंडिया जो है एज अ स्टेट पार्टी टू द कन्वेंशन, जो 2007 में ये कन्वेंशन हुई थी, इसके हम स्टेट पार्टी हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी ये एस्टिमेट किया है कि 40 मिलियन इंडियंस जो हैं लिविंग विद डिसेबिलिटीज़। एंड काफ़ी सारे इंडियंस जो हैं वो क्या करते हैं, अपने को डिस्डेन करते हैं और एट बेस्ट इनडिफरेंसेस ऑन देयर प्लाइट। और प्रोविजंस तो हैं, लेकिन क्या है हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस में होता है वो डिफरेंट होता है। अब 2016 में हमने अभी डिस्कस किया, फर्स्ट जो न्यूज़ थी कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पास हुआ था, बट आवर कंट्री इज लार्जली स्टिल लार्जली डिवॉइड ऑफ रैम्प्स ऑन इट्स फुटपाथ्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। और मतलब इतना फ्रेंडली अभी नहीं है हमारे यहाँ पे। और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस लॉ को और थोड़ा सा वीकेंड किया है, इनको मतलब जो लॉ का जो प्रोटेक्शन दिया गया था डिक्रिमिनलाइज करके, है ना, अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन द नेम ऑफ इम्प्रूविंग बिजनेस सेंटिमेंट। तो ये चीज़ बोला गया है कि ये काफ़ी मिसगाइडेड और डीपली हार्मफुल है। हम ऐसे मतलब जो इरोड नहीं कर सकते हैं वेलबींग ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, लेकिन इस एटीट्यूड को चेंज होना चाहिए। और दूसरी इन्होंने एक और बात की गई है आशलक कृष्णन की, तो वो भी मतलब व्हील चेयर पे थी तिरुवनंतपुरम में। तो जब ये उनसे मिले थे तो वो उन्होंने बोला था कि शी टेल्स मी आई शुडंट थिंक ऑफ हर एज अ क्वाड्रीपेलिक। क्वाड्रीपेलिक मतलब क्या होता है, पैरालिसिस की वजह से ये होता है। एंड उनको मतलब पैरालिसिस था, बट शी डज नॉट डिफाइन हर, है ना। ये बोला कि पैरालिसिस डज नॉट डिफाइन हर, शी कैन एंड डज वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी लाइक एनी अदर पर्सन। तो ये सारी चीज़ें। और जो डॉक्टर फ्लेदर थे ईयर्स अगो, और उन्होंने भी मतलब ये बोला था कि एटलीस्ट मतलब ये हो कि इतना पॉसिबल हो जाए कि उनको एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, है ना, कि आप वहाँ से ऑफ़र कर रहे हो, लेकिन उनको किसी ऐसे स्ट्रेंजर के हेल्पफुल हैंड नहीं चाहिए कि उनको स्टेज में वो ले जाएं। और लेकिन एक या फिर रेस्टोरेंट में, ऑफिस में उनको कोई दूसरा सपोर्ट करे। बस वो क्या चाहते हैं कि दे वांट अस टू इंस्टॉल द रैम्स दैट विल परमिट देम टू एक्सीड टू दीज प्लेसेस देमसेल्व्स, कि खुद वो वहाँ पे जा सके, है ना। द लॉ promises them equality of opportunity and accessibility. Our practices deny them what the law promises. तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो जो लॉ ने उनको प्रॉमिस किया है वो एक तरह से डिनाई कर देता है। और अगर हम बात करें मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो उन्होंने काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत इसमें काम किया है, एक पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन किया है जो पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे तारे ज़मीं पर और बर्फ़ी मूवी। और जो एथलीट्स हैं, अगर स्पोर्ट्स की हम बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी पिनाकल पे वो पहुँचे हैं, रिपीटेडली प्राउड मोमेंट रहे हैं इंडिया के लिए भी। क्योंकि जैसे 2016 में पैरा ओलंपिक्स में रियो डी जेनेरियो में जो हुए थे, है ना, तो यहाँ पे मेडल जीता था। उसके बाद लेकिन हम बात करें इंडिया में, ठीक है, तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत पुअर है। शॉकिंगली जो 45% ऑफ दिस पॉपुलेशन है वो क्या है, इलिटरेट है, मतलब जो डिसेबल हैं वो इलिटरेट भी है 45% ऑफ पीपल। तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अपने वो लाइफ को फुलफ़िल कर पाएँ। और जो जो लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है, डिस्पाइट द वास्ट पॉपुलेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ इन इंडिया एंड आवर 7 डिकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव हैड जस्ट 4 पार्लियामेंट्रियंस, ठीक है। तो हमारे अगर 7 दशकों की हम बात करें तो केवल 4 पार्लियामेंट्रियंस ऐसे हैं जो
6 स्टेट असेंबली मेंबर्स हैं हु सफ़र फ्रॉम विजिबल डिसेबिलिटी। तो ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है हमारे लिए कि काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज भी अपनाते हैं और डेरोगेटरी कमेंट्स भी करते हैं जब वो डिसेबल स्पेशली एबल्ड लोगों की बात करते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ ये बोला गया था अभी रिसेंटली, जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी ये बोला था कि जो भी मतलब लोग हैं, पीपल सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल प्लसी, सो वो इनएलिजिबल हो जाएंगे इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए। तो ये भी मतलब एक सजेस्ट करता है कि वो क्या है, कंट्री को मतलब उनकी लॉयल्टी, डिवोशन और जो उनकी स्ट्रेंथ है एक तरह से वो सर्व करने में मतलब कामयाब नहीं है ना। वो उनकी एक तरह से इंसल्ट करता है कि आईएफएस सर्विस जो है उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो ये सब बातें की गई हैं। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट रैम्स फॉर व्हील चेयर, टेक्स्ट टू स्पीच फैसिलिटी फॉर विजुअली चैलेंज, और जैसे साइन एक्सप्लेनेशंस होता है डेफ के लिए। तो ये चीज़ बोला गया है कि इतना ही काफ़ी नहीं है, काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं। मेंटल हेल्थ जो है इसको एक्ट को रिकॉग्नाइज किया गया था 2017 में, और ये भी बोला गया था कि इसको एक्सपेंड करना है मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट को अक्रॉस द कंट्री। और जो इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी जाती है ना, तो इसको भी रिस्ट्रिक्ट करना है कि काफ़ी हार्मफुल ये होती है। और ये सारी स्टेट एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटल हेल्थ को देखना, है ना। जो स्टेट एजेंसी मतलब जैसे पुलिस, तो इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क भी किए गए थे। जैसे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है मिथु अलूर एंड जावेद अबीदी, इंडिया हैज़ मेड सम प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन। गवर्नमेंट ने कुछ एडमिरेबल इनिशिएटिव किए हैं जैसे ADIP, है ना, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एड्स देने के लिए सुगम्य भारतीय अभियान और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हैड एम टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग वेबसाइट्स मोर एक्सेसिबल, है ना। तो ये सारे कुछ कैंपेन चल रहे हैं। कैंपेन हैज़ लार्जली रिमेन्ड हाफ डन सिंस द स्कीम इंसेप्शन इन 2015। तो अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। स्कीम बहुत सारी अभी हमने देखी थी लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है ना। सो लेट देयर बी नॉइज। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी बोला है कि जो भी पब्लिक ऑफिस में उनको सीखना पड़ेगा कि क्रिटिसिज्म को हैंडल करना उनको आना पड़ेगा, है ना। क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और चाहे कोई भी हो, है ना, तो उनको डायरेक्टली मतलब उस पर एक्शन नहीं लेना है। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि लेट द यंग एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस हाउएवर इनटेम्परेट, दोज इन पब्लिक ऑफिस इन अ डेमोक्रेसी मस्ट चिन अप टू क्रिटिसिज्म डे इन एंड डे आउट। ठीक है, तो ये बोला गया है। और मतलब सीधा सीधा ये बोला गया कि मतलब क्या आप हर पर्सन जो भी आपके अगेंस्ट में बोल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उसके हर पर्सन के अगेंस्ट जो ट्विटर पे कमेंट कर रहा है कि एक्शन लोगे। द कोर्ट आज द गवर्नमेंट, है ना, तो मुंबई पालघर पुलिस फॉर एलिजिबली मेकिंग ऑफेंसिव रिमार्क्स अगेंस्ट महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे एंड हिज सन। तो ये डिवीजन बेंच ने ये स्टेटमेंट दिया है, जजमेंट। ठीक है, आफ्टर द वैक्सीन कम्स, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये आप खुद से देख सकते हो अगर देखना है। लॉ इलीगल, तो इंटरफेथ मैरिज को लेकर दोबारा से आर्टिकल है। बस प्रोविज़न पता होने चाहिए और बाकी क्या क्या कंसर्न है इसके, है ना, क्यों नहीं सही है, बस वही बहुत है। ट्रूडोज सेरेमन, तो अभी क्या कहा था जो कैनेडियन PM है, तो कैनेडियन PM ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ही मतलब कंसर्न्ड है जो पीसफुल फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया में और उनको मतलब सुना नहीं जा रहा है उसको लेके। तो सीधा सीधा इंडिया ने ये बोला कि आप हमारे इंटरनल जो चीज़ें हैं, है ना, उसमें आप नहीं इंटरफेयर कर सकते। मतलब ऐसा नहीं बोला, बस ये बोला कि वो मिस इन्फॉर्म्ड है ना, इसके बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं। इल इन्फॉर्म्ड, इल ट्रूडो कॉलिंग हिज कमेंट्स इल इन्फॉर्म्ड साउंडेड चर्लिस एज इफ ओनली इंडिया हैज़ द राइट टू प्ले डायस्पोरा। अब देखो डायस्पोरा जो पॉलिटिक्स है वो इंडिया ने भी खेला था, हर कंट्रीज़ खेलती है जब उनके इलेक्शंस होते हैं कंट्रीज़ में। तो वो दूसरे दूसरे, क्योंकि देखो इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है कनाडा में, है ना, और UK में है। तो अब जैसे मोदी गए थे, हाउडी मोदी इवेंट था वहाँ पे, नमस्ते ट्रम्प था, फ्रॉम नमस्ते वेम्बले टू भारत की बात सबके साथ, है ना। तो यहाँ पे वेम्बले में UK में था। तो ये सारे इवेंट्स हुए थे 2014 से भी ये हो रहे हैं। और इसके अलावा अच्छे दिन आ गए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर थे लंदन में, तो उन्होंने ये सब चीज़ बोला था डेविड कैमरून में 2015 में। तो ये जो है डायस्पोरा पॉलिटिक्स, तो ये हर कोई खेलता है और कनाडा ने भी अभी यही किया है। तो अगर हम मतलब बोल रहे हैं, जैसे ट्रूडो क्या बोल रहा है कि उनका जो परसेप्शन है वो मिस इन्फॉर्म्ड है कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो डेंजर है इंडिया में। तो इट ओनली गोज टू शो दैट देयर आर लार्ज गैप्स इन दिल्ली आउटरीच टू कनाडा दैट इट्स नीड टू प्लग। तो
ट्रूडो के इंटरेस्ट जो है कनाडाज में टू बी अवेयर ऑफ द हैजर्ड्स ऑफ प्लेइंग द सर्टेन गैलरीज ऑफ 6 डायस्पोरा टोरंटो, है ना। कनाडा की मतलब कुछ ट्रेजिक मेमोरीज भी रही हैं, पॉलिटिकल सिक्योरिटी फेलियर्स भी रहे हैं खालिस्तान इशू को लेके, लेकिन ये है कि ये जो पॉलिटिक्स है ये सभी मतलब करते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। देन नेक्स्ट आर्टिकल जो है दैट इज़ रिलेटेड टू एडल्ट राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ चॉइस इज फंडामेंटल राइट्स। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये बोला है, जब आप अभी हमने देखा है कि रूलिंग आई थी कर्नाटका गवर्नमेंट की कि वो जो जैसे बीजेपी रूल दूसरे स्टेट्स कर रहे हैं, ये एक स्पेशल लॉ की ज़रूरत है ना, जो इंटर रिलीजियस मैरिज होती हैं उनको स्टॉप करने के लिए, जिसमें मतलब मेजॉरिटी क्या होता है, वुमेन होती हैं फ्रॉम मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ विद मैन फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, है ना। तो वुमेन को एक तरह से टेम्प्ट किया जाता है, उसके बाद उनको शादी के लिए मतलब मनाया जाता है, उसके बाद उनको क्या कर दिया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है ना, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का धर्म है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे ये बोला है कि वो राइट है कि वो किस पर्सन के साथ मतलब शादी करना चाहते हैं, पर्सन ऑफ चॉइस इज़ फंडामेंटल राइट, ये है ना। इसी तरह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो उनकी भी एक डिवीज़न बेंच ने ये बोला था कि राइट टू लिव विद अ पर्सन ऑफ his or her choice irrespective of religion processed by them, ठीक है, professed by them is interesting to right to life and personal liberty। तो ये हनी sold by major brands is laced with sugar syrup says CSE। तो यहाँ पे FSSAI है, तो आप ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो डाबर पतंजलि ने ये जो चार्जेस हैं इनके द्वारा लगाए गए हैं तो इनको रिजेक्ट किया है। अब यहाँ पे होता क्या है, मेन जो मेजर ब्रांड है नेम्ड CSE इंक्लूड डाबर एंड पतंजलि, बोथ हैव रिजेक्टेड द चार्जेस। CSE क्या, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया। अब ये है 10 out of 13 brands which were examined failed to clear the nuclear magnetic resonance test, ठीक है, NMR टेस्ट होता है which can provide clues into the composition of a product at the molecular level। तो 10 ब्रांड्स थे, इनमें से 3 ब्रांड जो थे वो इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड से भी मतलब फेल हो गए, और वाइल 5 फेल्ड द TMR क्या, टेस्ट टू डिटेक्ट राइस सिरप, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम NMR। तो टेस्ट जो थे ये कैरीड हुए थे जर्मन की लैब में, और इंसिडेंटली अगस्त 1 में क्या हुआ, NMR टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया था हनी बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, जो हनी एक्सपोर्ट होता है इंडिया से तो उसके लिए। और ऑल्सो TMR टेस्ट वर रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ क्वालिटी पैरामीटर्स अक्टूबर 2019। तो ये दो टेस्ट के नाम याद रखना, NMR एंड TMR, टेस्ट टू डिटेक्ट राइस सिरप एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR टेस्ट। देन 2020 सेट टू बी अमंग वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड। तो रिपोर्ट्स ने ये इम्प्लीकेशन दिया है इंडिया के लिए। इंडिया की हमें पता है कि 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, और जो 7th लॉन्गेस्ट है इन एशिया, एंड अ लार्ज पॉपुलेशन रिसाइज अलॉन्ग दिस एरिया, है ना। तो 2014 में 177 पीपल लिव्ड इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, और जो आइलैंड टेरिटरीज थे इंडिया में वहाँ पे रहे थे, विच आर कंसीडर टू बी अ ग्रेटर रिस्क बेस्ड ऑन द रिपोर्ट। तो ये है, और अभी भी मतलब ये वार्मेस्ट एयर रहेगा ऑन रिकॉर्ड 2020 सेट। देन एकेडमिशियंस मोन डिमिस ऑफ एमिनेंट हिस्टोरियन VN दत्ता। तो VN दत्ता की डेथ हो गई है, 1926 में इनका जन्म हुआ था। दत्ता हैड एन काफ़ी अच्छा इनका कैरियर रहा था, इलिस्ट्रेशियस कैरियर एज एन एकेडमिशियन एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, एंड बिलोंग टू इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट जनरेशन ऑफ हिस्टोरियंस, ठीक है। जो लिबरल और जो प्लूरलिस्टिक आउटलुक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लिखने में, तो इन्होंने VN दत्ता हिस्टोरियन थे, इन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है। रामचंद्र गुहा इन सब ने इनको बोला है कि इनकी डेथ मतलब लॉस है एक हिस्ट्री के लिए। और इम्प्रूव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी सेंसिटाइज जजेस। तो ये अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है वो अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी ग्रेटर नीड है अमंग मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी। और वेंसडे को ये बोला, इम्प्रूविंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द जुडिशरी कुड गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स मोर बैलेंस एम्पैथेटिक अप्रोच इन केस इन्वॉल्विंग सेक्शुअल वायलेंस, ठीक है। अब ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ओनली हैज़ 2 वुमेन जजेस एज अगेंस्ट अ सैंक्शन स्टैंड ऑफ 34 जजेस, ठीक है। सैंक्शन स्टैंड कितनी है, 34 जजेस हैं, जिनमें से 2 ही महिला जज हैं। देयर हैज़ नेवर बीन अ फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड दिस फिगर ही सेड इज़ अ कॉन्स्टेंटली लो अक्रॉस द हायर जुडिशरी, ठीक है। अगर अभी हम बात करें तो केवल 80 वुमेन जज हैं आउट ऑफ टोटल
sanction strength of 1113 judges in the high courts and the supreme court across India. Out of 80 women judges, there is only 2 in the supreme court, ठीक है, on and other 78 are in the various high courts, comprising only 7.2% of the total number of judges. तो ये है हमारे पास अभी 26 कोर्ट हैं whose data was accessed including the supreme court of Punjab, ये सारे जो हैं, तो 85 में से 11 judges in the country followed by the Madras High Court 9 out of 5 judges, तो ये सब है. और अगर हम बात करें बाकी के दिल्ली हाई कोर्ट की, तो यहाँ पे 229 मेन हैं एंड 8 वुमेन हैं डेजिग्नेट. सिमिलरली इन द बॉम्बे हाई कोर्ट देर आर 6 वुमेन एंड 157 मेन डेजिग्नेटेड. ठीक है, तो ये चीज़ बोला है कि जुडिशरी में मतलब इस इशू को लेके इसको थोड़ा सा सेंसिटाइज होना पड़ेगा जजेस को, जेंडर सेंसिटाइजेशन. देन 2021 जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन मोड से होंगे, सीबीएसई ने ये कहा है. ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अनाउंस्ड ऑन वेंसडे कि 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन विल हेल्ड ओनली इन ऑफलाइन रिटन मोड एंड नॉट ऑनलाइन एज एंड व्हेन दे आर कंडक्टेड. तो अभी मतलब डेट स्पेसिफिक नहीं दी गई है क्लास 10th एंड 12th के एग्जाम्स के लिए, लेकिन ये बोला गया कि फरवरी या फिर स्टार्टिंग ऑफ मार्च या फिर मिड फरवरी अर्ली मार्च में ये हो जाएंगे. ठीक है, तो ये है. अभी हम वेणुगोपाल के बारे में भी देख लेंगे. पहले हम देखते हैं कि मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में और कोई न्यूज़ रह जाती है तो देखते हैं. यूके गेट्स फर्स्ट शॉट नेक्स्ट वीक. तो जो फाइज़र है, फाइज़र बायोनटेक वैक्सीन, इन्होंने अपने क्लियर्ड ईयर आफ्टर कोरोना वायरस. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटेन ने अप्रूव कर दिया है फाइजर कोविड-19 वैक्सीन को वेंसडे को, जंपिंग अहेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप टू बिकम द वेस्ट फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली इंडोर्स अ जैब. इट सेड शुड रीच द मोस्ट वल्नरेबल पीपल अर्ली नेक्स्ट वीक. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है ब्रिटेन के, उन्होंने अप्रूवल दिया है विच यूजेस नोवल mRNA टेक्नोलॉजी एज अ ग्लोबल विन एंड अ रे ऑफ होप अमिड द ग्लूम ऑफ कोरोना वायरस. ठीक है, तो नियरली 1.5 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी और इकोनॉमी भी मतलब डिस्टर्ब हो गई थी. तो यहाँ पे जो ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी है MHRA, तो इन्होंने इनको ग्रांट कर दिया है अप्रूवल फाइजर बायोनेट वैक्सीन को, और 95% इसको इफेक्टिव बोला गया है. और दूसरा ये है कि अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया ने भी क्या किया था, वैक्सीनेट किया था जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं. ठीक है, स्पुतनिक 5 वैक्सीन से अगस्त में. इसके अलावा चाइना ने भी क्या किया है, जुलाई से ही वो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन का यूज़ कर रहे हैं, इमरजेंसी अप्रूवल फॉर 3 एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, और उन्होंने 1 मिलियन पीपल को इनकोलोकेट भी कर दिया है. और फाइजर वैक्सीन क्योंकि -70 डिग्री सेल्सियस कोल्ड चेंज इसके लिए रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे इंडिया में मतलब इतना ज़्यादा यह टेस्ट नहीं कर सकते अभी. सो इट इज़न वेरी हाई ऑन न्यू दिल्ली वॉच लिस्ट, बट इट्स अप्रूवल एंड रोल आउट इन यूके आर मच मोर देन एकेडमिक इंटरेस्ट, है ना. तो ये चीज़ बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं है. देन जो रिपब्लिक डे की परेड होगी तो उसमें चीफ गेस्ट दिल्ली ने किसे बुलाया है, बोरिस जॉनसन को. ठीक है, बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, और अभी इनको कोरोना वायरस भी हुआ था, इनकी कंट्री में कोरोना वायरस भी बहुत ज़्यादा हुआ है, तो अभी इन्होंने कुछ फॉर्मली तो बोला नहीं है. कोविड-19 पैंडेमिक डिसरप्टिंग डिप्लोमेटिक कैलेंडर्स, तो अभी केवल हमारी साइड से मतलब इनविटेशन गया है, उनकी साइड से देखते हैं क्या होता है. ठीक है, सो ये है. अब अटॉर्नी जनरल की हम बात करें तो सबसे पहले ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये ऑफिस को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर बोला जाता है एंड प्राइमरी लॉयर भी बोला जाता है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, और अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है. और ये पर्सन होना चाहिए, मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ही शुड बी इंडियन सिटीजन, और उनको 5 साल होने चाहिए हाई कोर्ट में इंडियन स्टेट एज अ जज, या फिर 10 साल होने चाहिए हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट. ठीक है, और ही मे बी एन इमिनेंट जूरिस्ट टू इन द आई ऑफ पार्लियामेंट. पावर फंक्शंस यही होते हैं कि नेसेसरी जो स्टेप होते हैं एडवाइस देने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लीगल मैटर्स जो रेफर किए जाते हैं उनको, तो वो सब देना, अपनी लीगल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं जो साइन की जाती हैं बाय द प्रेसिडेंट. एंड अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया. ठीक है, हर कोर्ट्स में ये बैठ सकते हैं एज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू नॉट टू वोट. वोट देने का इनको अधिकार नहीं है. एंड अटॉर्नी जनरल अपेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस. ठीक है, इंक्लूडिंग सूट्स, अपील्स एंड अदर प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट.
He also represents government of India in any references made by the president to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution. तो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं ब्रीफ, बट कैन नॉट अपेयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, और ये क्या कर सकते हैं, डिफेंड भी नहीं कर सकते हैं एक्यूज इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी इनको डिक्टेटरशिप ऑफ अ कंपनी विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, एंड 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के द्वारा इनको असिस्ट भी किया जाता है, ठीक है। तो ये है। देन लाइफ साइंस से रिलेटेड वर्ल्ड एड्स डे तो हमने ऑलरेडी शायद 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 1988 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फाउंड किया गया था, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करें तो किलिंग एंड द न्यू मिडल ईस्ट, तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड शायद कुछ न्यू न्यूज़ थी, हाँ, तो जेब्रा फिश बिंग यूज एज अ रिसर्च मॉडल टू प्रमोट हार्ट रीजनरेशन, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट हैं पुणे बेस्ड अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, तो उन्होंने जेब्रा फिश को यूज़ किया कि रिसर्च मॉडल में, एंड आइडेंटिफाइड जीन्स दैट कैन प्रमोट हार्ट रिजनरेशन, ठीक है। तो ये जेब्रा फिश है। अब ये टाइनी फ्रेश वाटर फिश होती है, बियरली 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इट कैन इफिशिएंटली रीजनरेट इट्स डैमेज हार्ट, है ना, विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। तो ये अपने डैमेज हार्ट को रीजनरेट कर सकती है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, और ये नेटिव है साउथ एशिया एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। दे आर मोस्टली फाउंड इन द पैडी फील्ड्स एंड इवन इन स्टैगनेंट वाटर एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। इट इज़ पॉपुलर एक्वेरियम फिश फ्रिक्वेंटली सोल्ड अंडर द ट्रेड नेम डैनियो, ठीक है। तो डैनियो इनका ट्रेड नेम है। एंड जेब्रा फिश इज एन इम्पॉर्टेंट वाइडली यूज वर्ट्रीबेट मॉडल ऑर्गेनिज्म इन साइंटिफिक रिसर्च, फॉर एग्जांपल ड्रग डेवलपमेंट और प्री क्लिनिकल जो डेवलपमेंट होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड। एक सा ये टर्टल पता नहीं मैंने बताया है नहीं बताया है, तो इसका साइंटिफिक नेम निल्सोनिया हुरम है, ठीक है, निल्सोनिया हुरम। और ये क्या है, पिकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल, टर्टल ऑफ वल्नरेबल स्पीसीज हैज़ बिन रेस्क्यू फ्रॉम अ फिश मार्केट, जो असम के सिलचर है वहाँ से फिश मार्केट से इसको रेस्क्यू किया गया था। और ये इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान में है, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, और रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, मड और सैंड बॉटम्स में ये होता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। आप टाइगर का IUCN स्टेटस प्लीज़ बताएं, और साइट्स का भी उसका जो IUCN स्टेटस है, मतलब किस अपेंडिक्स में आता है वो, तो वो भी बताएं टाइगर का, ठीक है। ये अपेंडिक्स 1 में शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।